भूल भुलैया तेरी गलियां असकलम फायजा इफ्तिखार एपिसोड 18। चले अम्मी। हसन ने खड़े होकर पैंट की जेब में हाथ फंसाते हुए बोझलपन से कहा। हाँ बस चलती हूँ। परवीन की आवाज़ में उससे कहीं बढ़ के बोझलपन था। आज शमशाद बेगम को गुजरे तीसरा दिन था। सुबह ही वो कुल से फारिग हुए थे। गांव से और दूर परे के शहरों से आने वाले रिश्तेदार कुल के फौरन बाद वापसी के लिए रवाना हो चुके थे, मगर परवीन का फिलहाल कोई इरादा न था। घर पे वो बेगम शौकत जहाँ से इजाज़त लेकर आई थी 10वें के ख़त्म तक रुकने की। अगरचे इस पे भी सिराजुद्दीन खासा जुज़बुज़ हुआ था, लेकिन उन्होंने समझा दिया। ज़माने के तकाज़ों को भी समझा करो सिराज, अब खुद अपने बच्चे ब्याहने की उम्र में आ गए हो। उसकी माँ की वफ़ात हुई है, कौन सा बहुत से बहन भाई हैं, एक परवीन दूसरा नवीद, दोनों को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है। और फिर ताज़ियत के लिए लोग आते रहेंगे, कितना बुरा लगेगा अगर तब परवीन वहाँ नहीं होगी। मगर परवीन ने माँ की तदफीन के फ़ौरन बाद भांप लिया कि मैके के हालात अब उसके लिए साजगार नहीं रहे। मुनज़्ज़त से अच्छे ताल्लुकात तो कभी भी नहीं रहे थे, मगर आंखें माथे पर रख लेने की नौबत भी कभी नहीं आई थी। बुरी भावजों की तरह ना तो उसने कभी परवीन से तू मैं की थी, ना तंज में बगो बगो के वार किए थे, और मिसाली भाभीियों की तरह दोस्ताना माहौल भी कायम होने ना दिया था। कभी दोनों ने सहेलियों की तरह एक दूसरे से अपने दुख सुख नहीं कहे थे। इसके बावजूद परवीन को कतन ये उम्मीद नहीं थी कि जब वो माँ के आंसू रोने के लिए उसके गले लगने आगे बढ़ेंगी तो मुनज़्ज़ा लोगों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर कन्नी कतरा जाएगी। उस वक्त वो सदमे के ज़ेर असर इस उलझन पर ज़्यादा तवज्जो न दे सकी, ना अंदर बाहर की मसरूफियत में मगन भाई के बदले बदले तेवर भांप सकी। मगर कब तक? शमशाद बेगम की तदफीन के बाद जब आंसू ज़रा थमे तो धुंध साफ हुई, उन्हें सब साफ नज़र आने लगा। नवीद मुराद का उखड़ा उखड़ा अंदाज और बेरुखी, मुनज़्ज़ा की वाज़िया अजनबियत, उन्हें एक मिनट भी यहाँ मज़ीद गुजारना मुश्किल लगने लगा। मगर दूर परे के तमाम रिश्तेदार, आस पड़ोस के जानने वाले सब मौजूद थे, कैसे उठ के चली जाती। शौकत जहाँ ने तो खैर ये बदला हुआ माहौल उस मातमी हालात में भी भांप लिया था, मगर गम से चूर परवीन को जतलाना मुनासिब नहीं समझा। बाद में हसन को भेजा, जाके माँ की खैर खबर ले आओ, मैके में है मज़े से होगी। जवाब सिराजुद्दीन की जानिब से आया। खुदा का नाम लो सिराज। वो दहल गई बेटे की इस सफाकी के मुजाहरे पे। मौत वाला घर है, वो वहाँ कौन से मज़े ले रही होगी। माँ थी वो उसकी, तुम क्या मेरे मरने के अगले दिन मज़े। बस अम्मा जान, सिराज ने उन्हें बात मुकम्मल ना करने दी। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि अभी रात को ही तो सब वहाँ से आए हैं, चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया होगा कि आप सुबह सवेरे हसन को वहाँ दुरा रही हैं। बाद में चला जाएगा। उसकी भी नानी थी, अल्लाह बख्शे मरने वाली। उनकी त्योरियां अभी तक नागवारी जाहिर कर रही थी। मामू बेचारा नढाल होगा, इसका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाए और उसे दिलासा दे, हाथ बटाए। उसका कोई बेटा नहीं, तो इस सूरत में भांजों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। चलो भेजना ज़रूर वहाँ, कभी माँ की खैर खबर लाने के बहाने तो कभी मामू का हाथ बटाने। वो चिढ़ के नाश्ते की टेबल से उठ गए। दुनिया बदल गई, उम्र क्या से क्या हो गई, बच्चे जवान हो गए, मगर सिराज की ससुराल से खार ना गई। न जाने इसकी मर्दानगी और शोहराना अना की कौन सी तस्कीन होती है, ससुराल वालों को नीचा दिखा के और उनसे लाताल्लुकी जता के। वो कुड़ने लगी तो हसन अपने चाय का मग उठा के उनके करीब आ गया। क्यों परेशान हो रही हैं दादो, मैं और हसन अभी चले जाते हैं। हसन को तो तुम रहने ही दो, फोतगी वाले घर में भी चाय नाश्ते ही बनवाता रहेगा। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वसी ने आखिरी घूंट भरते हुए उठने की कोशिश की, मगर हसन ने फौरन उसके गले लगते हुए उसे फिर से कुर्सी पर गिरा दिया। शुक्रिया मेरे अजीम दोस्त भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आज तुम मेरी नानी की वफ़ात पे मेरे काम आ रहे हो, इंशाल्लाह कल मैं भी तुम्हारी नानी। ओए, उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वसी चिल्लाया, देखो ज़रा इस लड़के को, बावला। ये भी नहीं याद कि वसी की नानी इसकी भी तो दादी लगती है। बेगम शौकत जहाँ ने माथे पे हाथ मार के कहा था, और हसन बेचारा खजल सा होकर एक और पराठा प्लेट में रख के सर झुकाकर नवाले तोड़ने लगा। और उस दिन बेशक दादी की हदायत पे हसन परवीन की खैरियत मालूम करने गया था, मगर उस वक्त और फिर अगले दिन कुल के ख़त्म के मौके पर उसने जो कुछ महसूस किया, उसके बाद शाम को वो किसी के कहे बगैर माँ को लेने के लिए फिर से मौजूद था।
अभी तो गए थे तुम सबके साथ। वो भी उसे गैर मुतवक्को तौर पर देख के हैरान थी। उस वक्त बहुत लोग थे, उनके सामने आपको साथ ले जाना मुनासिब नहीं लगा, अब लेने आया हूँ। मगर बेटा, वो मुतज़ब्ज़ब हुई, अगर ये कड़े 2 दिन दरमियान में ना आए होते तो ये तज़ब्ज़ब दूर तक ना होता। वो डांट कर रख देती हसन को इस नामाकूल मुतालबे पे। कोई अगर मगर नहीं, सब देख रहा हूँ मैं। अब भी आपको यहाँ मज़ीद रहने की ख्वाहिश है? वो तो ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? वो दबी ज़ुबान में कह रही थी। रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि ऐसी अजीज थी बेटी को अपनी घर गृहस्थी 10 दिन माँ का सोग न मना सकी। कैसा सोग अम्मी? जाने वाले को सिर्फ दुआए मगफिरत की हाजत होती है, वो आप अपने घर बैठकर भी कर सकती थी। इतना ही कोई पूछे तो बता दे असल वजह। चाय पियेंगे हसन भाई? उस भीगी भीगी बोझल सी आवाज़ पे हसन ने पलट कर देखा। दरवाजे के दरमियान वो धुले धुले शफाफ चेहरे के साथ मौजूद थी। नहीं। उसकी तलखी खुद ब खुद कम हुई, लहजा नरम पड़ गया। हल्के सब्ज रंग के ढीले डाले कुर्ता पजामे में वो बहुत मुजम्मिल से नजर आ रही थी। तुम ठीक हो? जी। चाय नहीं तो खाना खा ले, टाइम तो हो गया है। नहीं शुक्रिया, मैं बस अम्मी को लेने आया हूँ। उफो, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, परवीन ने एक ठंडी सांस भरी। दिल नहीं लगा हमारे यहाँ? कैसी बात करती हो बेटा, ये कोई मौका है दिल लगाने का? बस घर पे बच्चे कुछ परेशान हैं मेरे ना होने से। वशमा बेटा, क्यों परेशान कर रही हो अपनी पुप्पो को? मुनज़्ज़ा ने अंदर दाखिल होते हुए बड़े आम से लहजे में कहा। तुमने होश संभालने के बाद भला कितनी बार इन्हें यहाँ आके रहते देखा है? 2 बार या 3 बार, और वो भी सिर्फ अम्मा के पास। अब अम्मा नहीं रही तो कौन सी कशिश इन्हें मैके से बांधेगी? भाभी, परवीन ने पहली बार मुनज़्ज़ा को इतनी तवील बात करते सुना तो मारे हैरत के कुछ कह न सकी। सच ही तो कह रही हूँ, हमारे घर में वो आसाइश, वो आराम कहाँ। इसीलिए तो हसन हसान भी बस खड़े खड़े आते हैं, वरना बच्चे अपने ननियाल से जाने को तैयार नहीं होते। खैर, दिल के रिश्ते जोर ज़बरदस्ती से तो बांधे नहीं जा रहे, लेकिन तुम खुद ही रिश्तों में पायदारी नहीं चाहती। क्या किया जा सकता है? ये हमला इतना अचानक और गैर मतवक्को था कि परवीन जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। अब तो चले अम्मी, हसन ने झुंझला कर कहा। परवीन शिकस्ता कदमों के साथ बाहर की जानिब बढ़ने लगी। वशमा बेटा, अपने पापा को बता देना पुप्पो जा रही हैं, आकर मिल लें। अच्छा सुनो, रहने दो, उनके सर में दर्द है। सख्ती से मना करके सोए थे कि मामूली बातों की वजह से परेशान न करना। वशमा माँ का लहजा और तौर पहचाने बिना सर हिलाती अंदर की तरफ मुड़ गई। हसन ने बड़े भारी दिल के साथ उसे जाते देखा। आती जाती रहिएगा। परवीन ने अपनी पुश्त पे उसकी आवाज़ सुनी और बड़ी देर से रुके आंसू रुखसारों पर बह निकले। वो जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में फिर रही थी। ये मेरा घर है, मेरा। एक एक चप्पे को हाथ से छूती, एक एक कोने को नजरों से खंगालती वो खुद को यकीन दिला रही थी। औरत का कोई घर नहीं होता, पहले बाप के घर, फिर शोहर के घर पनाह गज़ी होती है, पहले मैका फिर ससुराल ठिकाना होता है। घर कोई नहीं होता, मगर मेरा है। और ये घर मुझे ऐसे नहीं मिल गया, बहुत बड़ी कीमत देकर हासिल किया है मैंने। अपने जिगर का टुकड़ा नोच के फेंका है, अपने ज़मीर को थपकी देकर सुलाया है। वो सब किया है जो मेरे मिजाज और मेरी फितरत के खिलाफ था। इस सब के बदले मुझे इतना सिला तो मिलना चाहिए, ये घर। मुनज़्ज़ा ने रात के अंधेरे में एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक्कर काटते हुए सोचा। और सोहा को अपनी माँ के घर रहने से कौन रोक सकता है भला? मेरी बच्ची, मेरी सोहा, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे लिए इस सतह तक गिरी है, अब उसे नज़रों से ना गिराना यहाँ आने से इनकार करके। वो जो कोई भी थी, आम सी नहीं थी, आम लग ही नहीं सकती थी, लेकिन वसी का चौंकना, उसका ठिठकना उसके बेहद ख़ास नज़र आने की वजह से नहीं था। वो उसे बहुत शनासा महसूस हो रही थी। उसे कहीं देखा था, बल्कि देखता रहा था, मगर कब और कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। सोहा ने गेट की जानिब बढ़ते हुए रास्ते में तनकर खड़े उस लड़के पर बड़ी तेज नज़र डाली जो मुसलसल टिकटिकी बांधे उसे घूर रहा था। वो नागवारी लिए पास से गुजरी तो वसी की महवियत टूटी। एक्सक्यूज़ मी मिस। वो मुड़ी, मगर कुछ कहे बगैर माथे पे शिकन लिए उसे देखने लगी। अंदाज सरासर ऐसा था जैसे सुनने के लिए खड़ी होकर भी कोई एहसान कर रही हो। आप यहाँ पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं? तुमने मुझसे पढ़ना है या मुझे पढ़ाना है?
बेहद तुर्श अंदाज में सोहा ने उसका सवाल मामूली रद्दोबदल के साथ उसे लौटाया। वसी के लबों पे महसूस होने वाली मुस्कुराहट फैली जिसने पहले से जली बुनी सोहा को और तपा दिया। एक्चुअली मुझे अंदर कुछ भिजवाना था, काइंडली आप। उसने सोहा के माथे की शिकनों में इजाफा होते देखकर संभल कर अपनी मुस्कुराहट संजीदगी के पर्दे में छुपाई और मुद्दा बयान करना चाहा, मगर सोहा उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही फट पड़ी। तुम्हें मैं रुक के पहुंचाने वाली नजर आती हूँ? जी। चंद लम्हे तो वो इस जवाब की तह में उतरने की कोशिश करता रहा, फिर मतलब वाज़ेह होने पे खजल सा हो गया। आप गलत समझ रही हैं, बात रुके के नहीं पूरी फाइल की है। उसने हाथ में पकड़ी फाइल लहरा के उसे दिखाई। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एक टीचर है, और अगर खुद टीचर हैं तो आपकी एक कुलीग मिस निदा मिराज मेरी कज़न सिस्टर हैं, उन तक ये फाइल पहुंचानी है। इतनी सी हेल्प कर सकती हैं आप? मिस निदा मिराज? सोहा ने तजब्जब के आलम में ज़ेर लब यह नाम दोहराया, फिर हाथ आगे बढ़ा के फाइल थाम ली। मैं इस नाम की किसी टीचर को जानती तो नहीं। एनीवे, ये फाइल स्टाफ रूम तक पहुंचा दूंगी। वो चली गई, मगर वसी वहीं खड़ा आज खुले गेट से उसे दूर तक अंदर जाते देखता रहा और सोचता रहा, यार इसे कहाँ देखा है। तकदीस, मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता है कि तहरीम की ऐसी हालत क्यों हुई है, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? हस्पताल से आने के बाद मदीहा ने कड़े तेवरों के साथ तकदीस से पूछा। वो सर झुका के रह गई। एक तो पिछले 1.5 घंटे से वैसे ही उसकी हालत पतली हो रही थी तहरीम के बारे में सोच सोच कर। इन्हीं सोचों से बचने के लिए तो वो मामा के साथ अस्पताल तक नहीं गई थी। कैसी हैं अब आपी? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मामा, वो आपी की तबीयत सुबह से ही। उसने उज़र तराशना चाहा। डॉक्टर्स का कहना है कि वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है, नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया है उसका। मदीहा की आवाज़ हल्की सी कपकपाई। ऐसा कुछ नहीं होगा मामा, उनका बीपी कुछ लो हो रहा था, शायद इसीलिए, या फिर आजकल डाइटिंग भी कर रही थी। हो सकता है वीकनेस की वजह से, उन्हें कमज़ोरी की वजह से कोई 2 घंटे के लिए बेहोशी की हालत में नहीं चला जाता। तकदीस, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो और वो बात बताओ जिस पे पर्दे डालने के लिए तुम मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रही हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, इन बोदे बहानों पे मुतमईन नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारे बाप को भी जवाब देना है। शुक्र करो कि वो इन दिनों यहाँ नहीं है, परसों आएंगे, और मुझे परसों से पहले पहले ये मुअम्मा भी हल करना है और ये मसला भी। मामा, यकीन करें मसला कोई है ही नहीं, तो रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? फिर मदीहा की अंदर तक उतरती टटोलती नज़रों के आगे वो ज़्यादा देर तक मज़ाहमत ना कर सकी और उनके गले लग के रो पड़ी। मामा, मैंने तो आप ही के भले के लिए सोचा था, मैंने बिल्कुल ये नहीं चाहा था कि उनकी हालत ऐसी। मामा, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, बड़े नुकसान से बचने के लिए। कैसा बड़ा नुकसान? अपने कांधे पे रखे उसके सर पे हाथ फेरते फेरते मदीहा लम्हा भर को साकित हुई। उस सकते में बेइंतहा अंदेशे मुतहर्रिक थे। बोलो, कैसा नुकसान? उन्होंने तकदीस को झंझोड़ा। वो मामा, आप ही ने। वो मुनासिब कताव बरीद के साथ सारा वाक़या बताने लगी। चंद लम्हों की नकदी देकर उम्रों का सौदा मिलता है। उस सौदे में गम की गठरी, उस सौदे में दुख के बंडल, अश्कों की परोई लड़ियाँ। 2 खरीदो तो 4 मुफ्त में मिलती हैं। कौन कहता है इस सौदे में हाथ कुछ नहीं आता? झोली भर के पछतावे मिलते हैं, बस एक दिल ही तो है जो जाता है। यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी, फिर भी यकीन था कि आ ही नहीं रहा था। हर तरफ झूठ मुंह फाड़े हंसता गुरा रहा था। अपने इर्द गिर्द मौजूद सभी चेहरे उसे तह दर तह निकाब में छुपे नजर आ रहे थे, इसीलिए वो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहती थी। उसे घर आए 4 घंटे हो चुके थे, मगर उन 4 घंटों में उसने किसी से मुखातिब होना तो दरकिनार, किसी की बात पे कोई खामोश रद्दअमल तक न ज़ाहिर किया था, जैसे वो गूंगी बहरी अंधी हो चुकी हो। कल दोपहर के वक्त बेहोशी के आलम में उसे अस्पताल ले जाया गया था और सारी रात के बाद आज सुबह 10 बजे के करीब वो घर आई थी, डॉक्टर की इस हदायत के साथ कि उसे किसी किस्म के शौक और जहनी दबाव से दूर रखा जाए, तो इसे कोई ख़तरा नहीं, मगर जहनी दबाव था कि साथ नहीं छोड़ रहा था। बेटा, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, कल तुम्हारे पापा आने वाले हैं,
क्या बताएंगे हम उन्हें तुम्हारे बारे में? मदीहा ने लहजे की दुरुस्ती को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर वो छलक ही पड़ी। तहरीम ने शिकवाकिना नजरों से माँ को देखा और मुंह फेर लिया। गरम स्याल एक लकीर की सूरत उसके जर्द चेहरे से होता हुआ तकिए में जज्ब होने लगा। दीवार के साथ लगी खड़ी तकदीस का दिल उसकी हालत देख के कट रहा था, मगर अपनी जल्दबाजी पे पशेमान वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि बहन के सामने आके कुछ कह पाती। पहले वहीद का बांडा फोड़ने में जल्दबाजी का मुजाहरा, उसके बाद मदीहा के सामने सब कुछ उगल देने का उतावलापन। उसने तो इस वजह से सब कुछ कह डाला था कि इतना बोझ वो अकेले सहार नहीं पा रही थी, और तहरीम का रद्द-ए-अमल भी तवक्को से ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक था। वो परेशान हो गई थी। ऐसे में मदीहा की तफ्तीश, उसके असाब जवाब दे गए, और उसने यही बेहतर जाना कि माँ से ज़्यादा बेहतर हमराज और गमगुसार कोई हो सकता है। वो इस मामले को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगी, मगर अब उनका रवैया देखकर पछता रही थी। डॉक्टर की हिदायत के पेश नज़र मदीहा मजबूर थी कि तहरीम से नॉर्मल अंदाज में बात करे, मगर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह मुश्तिल थी। उसका बस न चल रहा था कि तहरीम को आड़े हाथों ले, मगर वो जले पैर की बिल्ली की तरह अंदर उसके कमरे में जाती। उसकी नीम गशी की कैफियत, पपड़ी जमे सफ़ेद लबों, जर्दी घुले गालों को देखती और अंदर ही अंदर खुद से लड़ती बाहर निकल आती, और फिर चीज़ें पटक पटक के बड़बड़ाते हुए दिल की भड़ास निकालती। मेरी सारी उम्र की रियाजत को पल भर में खाक में मिला के रख दिया इस लड़की ने। लोग इसीलिए तो बेटी की पैदाइश पे कानून को हाथ नहीं लगाते। बेटी को पालना मसला नहीं है, बेटी को संभालना मसला है। ऐसा तो ना कहे मामा, आप ही ने ऐसा कुछ नहीं किया जो। तकदीर से रहा न जाता और बोल उठती। क्या मतलब है तुम्हारा? मदीहा सारी खोलन उस पे निकाल देती। और क्या बाकी रह गया था करने को? माँ के सर में खाक डाल के, बाप दादा की इज्जत पाँव में रोल के भाग निकलती फ्राडिये के साथ, तब का इंतजार था तुम्हें? अम्मा, तकदीस हक्का बक्का रह गई। यह तहरीम ही थी जो मदीहा के नज़दीक तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा सीधी सादी, सबसे ज़्यादा फर्माबरदार थी, और एक मामूली सी लफ्ज़िश की वजह से इस कदर बदगुमानी। मामा प्लीज़ आहिस्ता बोलें, आप ही सुन लेंगी, उन्हें सदमा होगा। वो जानती थी कि इस वक्त तहरीम की तरफदारी करना मदीहा को उससे भी बरगिश्ता कर सकता है, इसलिए उसने इतना कहने पे ही इक्तफा किया। सदमा, और हमें जो सदमा पहुंचाने चली थी मोहतरमा, उसका ख्याल नहीं तुम्हें? जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह धचका ना लगता उसे तो सोचो क्या हो सकता था। अपनी बेवकूफ़ी के हाथों पूरे ख़ानदान के मुंह पे कालक मल सकती थी वो। आप ही सादा है, ना समझ है, मगर बेवकूफ़ नहीं है। ख़ानदान की इज्जत का उन्हें भी ख्याल है, और उन्होंने ऐसा ना तो कुछ किया है, ना करने का कोई इरादा था जिससे हमें कोई दुख मिलता। ऐसी बातें करने की बजाय आपको उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं, उनके पास। हाँ, अब यही काम तो रह गया है कि जवान बेटियों के नकाम मुआशकों के आंसू पूंछती फिरूं। वो बड़बड़ाते हुए वहां से हट जाती, और तकदीस और तदहीर एक दूसरे से नजरें चुरा के रह जाती। उनके सामने तहरीम की इस हरकत पे बेभाव की सुनाने वाली मदीहा बेटी के कमरे में जाते ही एक बेबस सी चुप के हिसार में आ जाती। उनकी ममता फड़फड़ाने लगती, और अंदर का गुस्सा था जो उस फड़फड़ाते जज्बे को खुल के हावी ना होने देता था। अजीब सी कश्मकश में घिरी वो उसे देखती रह जाती, या फिर बेमानी सी बातें करके उसे मामूल के अंदाज में वापस लाने की अपनी सी कोशिश करने लगती। और ये कोशिश बारावर इसलिए ना हो पाती थी कि उनकी वो गर्मजोशी, वो हमदर्दी, वो दिल सोजी मफतूत थी जो एक माँ होने के नाते उसकी ज़ात से तहरीम को महसूस होनी चाहिए थी। इसलिए तहरीम गुमसुम किसी बेजान बुत की तरह उन्हें तके जाती। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, तुम उस पर गौर करो और रहम खाओ मेरे हाल पे। बिलाकर वो उस चुप के आगे हार मान के फट पड़ी और दोनों हाथ बेटी के सामने जोड़ दिए। तकदीस दीवार से हटकर जल्दी से मामला संभालने आगे बढ़ी। आपी, मामा बहुत परेशान है आपकी वजह से। मेरा मतलब है कि आपकी हालत देख के। उसने मुल्तजी नज़रों से मदीहा को देखते हुए तहरीम से कहा। मदीहा ने जुज़बुज़ होते हुए मुंह फेर लिया। इसीलिए वो चाहती हैं कि आप जितना जल्दी हो सके खुद को संभाल लें, और फिर ऐसे शख्स के लिए खुद को मज़ीद क्या तकलीफ़ देना जो इस काबिल ही नहीं। आपको उसके बारे में अब अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। हमारे बारे में सोचें, मम्मा के बारे में, पापा के बारे में, मेरे और ततहीर के बारे में। हम सब आपको चाहते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे लिए ज़िंदगी की जानिब लौटें, तोड़ दें ये खुद साख्ता मातमी हिसार। प्लीज़ आप ही भूल जाएं उस हादसे को, प्लीज़।
उसने तहरीम के ठंडे पड़ते हाथ अपनी मुट्ठियों में भींच लिए। वो तहरीम से छोटी थी, मगर उसकी हथेलियों से ममता की हरारत उसे अपने अंदर जज्ब होती महसूस हुई। उसे दिल को छू जाने वाली शायद उसी आंच की ज़रूरत थी। वो पिघलने के लिए शायद उसी गुनगुने लम्स का इंतज़ार कर रही थी। मदीहा ने उसे तकदीस की उंगलियां लबों के साथ लगा के रोते देखा और गैर महसूस अंदाज में उनके पास से हट गई। हाँ यार, नहीं, आज नहीं, कल आऊँगी। लाउंज में थकी थकी सी ततहीर को फ़ोन पे कहते सुना तो उनकी तमाम हिस्सियात मुतहर्रक हो गई। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। आज घर में कुछ मसरूफियत थी, नहीं कुछ ख़ास नहीं, बस वो। मगर इससे ज़्यादा वो कुछ ना कह सकी। मदीहा उसके हाथ से रिसीवर छीन चुकी थी। ततहीर कुछ ना समझते हुए हैरत से उन्हें देखने लगी। बहुत हो गया, बड़ी छूट दे दी मैंने तुम लोगों को, अब ये सब नहीं होगा, उन्होंने रिसीवर पटकते हुए कहा। मगर मामा, हुआ क्या है? होने को और रह ही क्या गया है? जिससे मैं मर के भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी, उसने ये कारनामा कर दिखाया है, तो तुम पे कैसे भरोसा कर लूं, जो दिन के 24 में से 18 घंटे बाहर गुजारती है। प्लीज मामा, सोच समझ के बात करें। ततहीर से जब्त करना मुश्किल हो गया। वैसे भी वो किसी की बात मुश्किल से ही बर्दाश्त करती थी, खास तौर पे नाजायज़ बात। सोच समझ के ही कह रही हूँ। पहले जो बगैर सोचे समझे तुम लोगों पे अंधा इत्मीनान किया है, उसका क्या नतीजा निकला? तुम्हारा बाप पहले ही मुझे कुछ नहीं समझता। बीवी की हैसियत से मैं कभी उसकी नज़रों में जची ही नहीं। अब ये औलाद मुझे और रुस्वा करवाएगी, उसे मौका देगी कि वो मुझे एक बुरी माँ भी साबित कर सके। सालों बाद उन पे वही हिजान तारी था जो जाफ़र महमूद को उससे मज़ीद मुतनफ़र और तीनों बच्चियों को दहशत ज़दा कर दिया करता था। मामा, आपको हो क्या गया है? किस तरह बिहेव कर रही हैं आप? करीब था कि ततहीर का ये दबा दबा सा एहतजाज गुस्ताखी की हद को छूने लगता। तकदीस उन्हें तन्हा घूरते हुए आगे बढ़ी। रिलैक्स मामा, इतनी टेंशन न लें आप ही। अब तुम अपने लेक्चर उसे सुनाओ, मदीहा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही तेज़ लहजे में कहा। बजाय उसे ये एहसास दिलाने के कि वो क्या करने चली थी, उल्टा उसे हल्लाशेरी दी जा रही है, दिलासे दे देकर। तो क्या करूं मैं? उनकी हालत तो देखें आप। उन्हें इस वक्त मोहब्बत और हमदर्दी की ज़रूरत है। और मुझे ज़रूरत नहीं है हमदर्दी की। सबसे ज़्यादा हमदर्दी की मुस्तहिक मैं हूँ। मैं, तुम्हारी माँ, जो हमेशा तुम तीनों को देखकर अपनी सारी महरूमियाँ भुलाने की कोशिश करती रही। उस हवेली से निकाल कर तुम तीनों को यहाँ लाई। किस लिए? तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, आला तालीम के लिए। वरना वहाँ रह के अपनी माँ और फुफियों खालाओं की तरह मैट्रिक FA करते ही ख़ानदान के किसी भी बेजोड़ मर्द के सर पे अनचाहे बोझ की तरह धर दी जाती। मैंने वहाँ से निकलते हुए ये भी ना सोचा कि मैं निहत्ती हो रही हूँ। अपना मैका, अपना ससुराल, अपनी पहचान छोड़ी थी मैंने। इस शख्स के साथ रहने आ रही थी जिसके लिए मेरा होना ना होना कोई मानी नहीं रखता था। कम अज़ कम वहाँ मैं कोई हैसियत तो रखती थी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बड़ी और काबिल एहतराम बहू। ढेर सारे रिश्ते छोड़कर तुम्हारे बाप के लिए तख्ता मश्क बनना गवारा किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों के मुस्तकबिल के लिए। और ये मुस्तकबिल संवारा है तुमने। इश्क व आशिकी के चक्रों में पड़ के बेड़ा गर्क करने लगी हो अपना। प्लीज़ मामा, आप ही की गलती का गुस्सा हम दोनों पे तो ना निकालें। हमेशा की गर्म मिजाज ततहीर तनक कर बोली। उसकी गलती तो सामने आ गई। तुम दोनों न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी। वो एक नंबर की बेवकूफ़, घर घुसनी। जब वो ऐसा चांद चढ़ा सकती है तो तुम तो सातवें आसमान पे थुकली लगा के आ जाओ। तुमसे क्या बाइद है? उसकी बेवकूफ़ी ने उसका राज खोल दिया। तुम दोनों जो एक दूसरे से बढ़ के हो कान कुतरने में, न जाने क्या क्या छुपा के रखा होगा मुझसे। मामा, आप अपनी बेटियों के बारे में ऐसी सोच रखती हैं? तकदीस ने बड़े दुख के साथ पूछा था। नहीं, अपनी बेटियों के बारे में नहीं, जाफ़र महमूद के खून के बारे में, मदीहा ने जहरीले लहजे में कहा। तुम्हें विरसे में मिला है मुझे धोखा देना, मुझे कचोके लगाना। तुम्हारे खून में शामिल है एतबार तोड़ना। तकदीस को अपने अंदर कुछ तड़कता हुआ महसूस हुआ। किरचियाँ बहुत दूर दूर जाके गिरी थी। यार, कमाल की आर्टिस्टिक चीज़ बन गई है, निदा ने हाथ में पकड़े पेपर को तसीफी अंदाज से देखते हुए कहा। अब क्या कर डाला है आपने? जिल्ले हुमा चेहरे पे संतरे के छिलकों का उपटन मलते हुए पलटकर पूछने लगी। तुम्हें कैसे पता है कि इन्होंने ही कुछ किया होगा? हो सकता है वो अपने किसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हो। रिदा ने किताब से सर उठा के उसे टोका।
वो बात नहीं कर रही, तारीफ कर रही हैं, और तारीफ वो सिर्फ अपनी किया करती हैं। ठीक कह रही हूँ ना आपी? हुमा ने मुस्कुराते हुए तस्दीक चाही। उपटन मले चेहरे पे फैलती मुस्कुराहट उस लेपापोती के बावजूद चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर छुपे तंज का ऐलान कर रही थी। तुम थोबड़ा लिशकाओ। निदा माइंड कर गई। मेरा तज्जिया करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर रिदा की जानिब खिसकी। ये देखो, ज़बरदस्त बना है ना? मगर ये है क्या? उसने चश्मे ऊपर करते हुए वन्नकपन से पूछा। कार्टून और क्या? निदा ने कदरे गुस्से से कहा। तौबा आपी, इतनी बड़ी हो गई हैं आप और लेक्चरार भी कहला रही हैं खैर से, मगर कार्टून बनाने का शौक नहीं जा रहा। तो तुम्हारा ख्याल है ये जो इतने बड़े और नामवर कार्टूनिस्ट हजरात हैं, ये सारे दूध पीते बच्चे हैं? बड़े हो जाने के बाद कार्टून बनाने पे पाबंदी लग जाती है क्या? उस बाबे को भूल गई जिसने डिज्नीलैंड बनाया था? तो बचपन में बनाया था क्या? जनाब, ये भी आर्ट है। इसे तुम जैसी सतही सोच और एवरेज सी जहनियत रखने वाले लोग सीरियसली नहीं लेते, वरना दुनिया भर में कार्टूनिस्ट की बड़ी कदरों कीमत है। मगर ये बगैर डंडी का हलवा कद्दू बनाना कौन सा आर्ट है? हुमा ने रुखसार रगड़ते हुए गौर से उसका बनाया शाहकार देखा। कद्दू? ये तुम्हें कद्दू नजर आ रहा है? सदमे के मारे निदा की आवाज़ फट गई। नहीं, हलवा कद्दू, उसने तस्हीह की। स्टूपिड, ये बिल्किस आंटी का कार्टून बनाया है मैंने। बिल्किस आंटी? रिदा और हुमा एक दूसरे पे गिरते गिरते हंस हंस के लोटपोट होने लगी। निदा ने उसे भी अपने फ़न पे दाद देने का एक अंदाज जाना और फ़ख्र से गर्दन इंच भर और बाहर निकाल ली। देखा कितना फ़नी कार्टून है? तुम लोगों की हंसी नहीं रुक रही। और बिल्किस आंटी का हाथ नहीं रुकेगा अगर उन्होंने ये कार्टून देख लिया। तो इन्हें दिखा कौन रहा है? ये तो मैंने कॉलेज मैगजीन के लिए बनाया है। लो, हुमा ने रिदा को इशारा किया और वो तासुब से सर हिला के रह गई। जवाब नहीं आपी आपका। ये बिल्किस आंटी का कार्टून है, ये हमें भी आपके बताने के बाद पता चला। तो आपके कॉलेज वालों को क्या पता कि ये किसका कार्टून है, किससे मुतासिर होकर बनाया गया है? बनाना था तो किसी टीचर वगैरह का बनाती, ताकि लड़कियां देख के हिस्स तो उठाती। मशवरे का शुक्रिया, मैंने ऐसा भी किया है। एक आध नहीं, पूरे स्टाफ के कार्टून बनाए हैं, और तो और प्रिंसिपल का भी। और वो छप भी जाएंगे? नहीं, खैर इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। वो तो वैसे ही मूड में थी मैं उस वक्त, और कार्टून बन भी रहे थे मज़े के, इसलिए बनाती चली गई। लेकिन कम से कम प्रिंसिपल का या उन दो चार टीचर्स का तो नहीं दूंगी जो पहले ही मुझसे खार खाती हैं। ओह रियली? यानी आपसे खार खाने वाले वहाँ भी मौजूद हैं? वसी ने हस्बे आदत एंट्री देते ही गुफ्तगू का आखिरी सिरा पकड़ा। जीनियस लोगों से हमेशा खार ही खाया जाता है, हसद करने वालों की कमी तो नहीं है। निदा ने उसे बुरी तरह घूरा। एक तो वैसे ही बड़ी होने के बावजूद उसका बड़ापन अब तक मशकूक था, ऊपर से वसी के बेलाग तबसरे उसे और नक्कुसा कर देते। थोड़े ही अरसे में मैं अपनी स्टूडेंट्स की हर दिल अजीज़ टीचर बन गई हूँ और प्रिंसिपल की गुड बुक्स में भी आ गई हूँ। इस वजह से स्टाफ की पुरानी मगर अब तक नापसंदीदा टीचर्स बिदकती हैं मुझसे। ऐसे में अगर मैं उनके कार्टून्स मंजरे आम पर ले आई तो बस। फिर भी दिखाएं तो सही। हुमा के अंदर इश्तियाक सा जागा। पता नहीं यार कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे। ये तो हाल है जीनियस लोगों का। वसी को मौका मिला। इन खातून को अपना आप याद रह जाए वही बड़ी बात है। तमीज़ से बात करो तुम। निदा भड़क उठी। अदब क्या होता है बिल्कुल ही भूल गए हो। मुझे पता है अदब क्या होता है, लिटरेचर को कहते हैं। वसी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। और मैं इससे काम ज़रूर लूँगा, मगर आप भी ज़रा अकल शरीफ से काम लें। अपने ज़रूरी पेपर्स इधर उधर रख देती हैं। फ़र्ज़ करें कभी इम्तिहानी पर्चे यहाँ वहाँ रख के भूल गई और आपकी इस गलती की वजह से पर्चा आउट हो गया, तो फिर आपकी ये नौकरी तो गई जिस पे आप फूले नहीं समाती और लेक्चरर बन के कौम की मासूम बच्चियों को धोखा दे रही हैं। कौन से ज़रूरी पेपर्स? निदा ने तहम्मुल से उसका तफसीली बयान सुनने के बाद पूछा। थी कोई फाइल जिसे आप मेरी गाड़ी में भूल गई थी? ओह वो मैं भूली नहीं थी, बल्कि भूल के साथ ले जाने वाली थी। अच्छा हुआ वक्त पे याद आ गया और मैंने गाड़ी में ही छोड़ दी। हाँ, सिर्फ तुमसे ये कहना भूल गई कि उसे वापस घर ले जाना और मेरे रूम में पहुंचा देना। कहाँ है अब?
गाड़ी में पड़ी होगी अभी तक। इतनी तौफीक तो तुमसे हुई नहीं कि साथ लेते आते। नहीं, वो तो मैंने उसी वक्त, उसने कहना चाहा मगर उससे पहले हुमा कह उठी, कौन सी फाइल? उसमें मैंने सारे स्टाफ और प्रिंसिपल के कार्टून्स बनाए थे, निदा हंसते हुए बताने लगी। सोचा था अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, फिर ख्याल आया किसी जलकुकड़ी चुगलखोर कुलीग की नज़र पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए वहाँ ले जाने की हमाकत नहीं की। अपने फ़न की दाद तुम लोगों से ही वसूल कर लूँगी। लाना तो ज़रा वसी। वो वसी से मुखातिब हुई तो वो गड़बड़ा के रह गया। क्या? वही फाइल। कसम से प्रिंसिपल की नाक तो ऐसी क्लासिक किस्म की बनी है और आंखें जैसे चश्मे की ओट से निकलती दो नाली बंदूक। वो कुल करती हंसी के साथ बताने लगी। और वो जो मेरे डिपार्टमेंट की सीनियर हेड है ना, मैडम जाकरा, जिन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है मेरी और जुनैरा की स्टूडेंट्स में मकबूलियत देख के, और बकौल जिनके हमारे जैसे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को सर पर चढ़ा रखा है, उनके चेहरे पे झाइयों को मैंने ऐसे कमाल का उभारा है जैसे किसी ने स्याह रंग की पुचकारियाँ फेंकी हों उन पे। लाओ ना वसी। वो तो मैं, उसे अपनी स्वीट सी निदा आपी की मतवक्को दुर्गत का सोचकर दिल बैठता हुआ महसूस हो रहा था। बस एक बार पता चल जाए वो उल्लू का पट्टा था कौन। सोहा तिलमिलाते हुए चक्कर काट रही थी। कोई तुम्हारा जख्म खूरदा तो नहीं था? सबीका ने टटोला। हो सकता है किसी पुरानी चोट का बदला लेने के लिए ये घटिया चाल चली हो। बकवास मत करो, क्या मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि मैं पहचान ना पाती? वो बिफर के बोली। कूल डाउन यार, याददाश्त बेचारी क्या करे, कोई दो चार हो तो याद भी रह जाए, इतने बूथे कौन याद रखे? शीबा ने खबासत से मुंह पक्का करते हुए कहा तो बावजूद शदीद गुस्से के उसे हंसी आ गई। शट अप, उसने शीबा की पुरगोश्त कमर पे धप मारी। ये फारिया लोगों की शरारत हो सकती है। उसने कॉलेज में अपने मुखालिफ ग्रुप पे शुबा जाहिर किया। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है आजकल। क्यों ना हो, वो लमढींग फारिया रो रो के उसे कोई ढींग का बॉयफ्रेंड मिला था और सबीका ऐसी मीन है कि उसे भी खींच लिया। तो सबीका जाने और फारिया, मुझे इस मामले में घसीटकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तब पहली बार शीबा को सोहा के तासुरात से ज़रा खौफ महसूस हुआ। छोटे मोटे तनाज़े तो उनके और फारिया का ग्रुप में होते ही थे, लेकिन अगर सोहा उसमें बराह रास्त मुलव्विस हो रही थी तो इसका मतलब था ये तनाज़ा मामूली नौइयत का नहीं रहने वाला। कम ऑन यार, जस्ट लीव इट। उससे सोहा के इश्तियाल को कम करना चाहा। ये सब तो चलता ही रहता है, कूल डाउन। चलता होगा मगर मेरे साथ नहीं। अगर तो फारिया ने ये पंगा लिया है तो शी शुड पे फॉर इट। उसने अपना सेलफोन निकाला और कोई नंबर पुश करने लगी। सबीका और शीबा ने एक दूसरे को मानीखेज नज़रों से देखा। सोहा, आई थिंक ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। हमें उससे बात करके इस मामले को हल करना चाहिए। सबीका ने उसे टोकने की हिम्मत की। यू मीन पैचअप? वो गुराई। नो, नॉट एट ऑल। मेरा मतलब था ये भी तो हो सकता है कि ये सब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हम फारिया ग्रुप की हरकत समझ रहे हों और ये असल में। नाउ इट्स टू लेट, उसने दृष्टि से कहा और फ़ोन की जानिब मतवज्जो हुई। हाय रूफी, व्हाट्सअप यार? नथिंग स्पेशल। ओह यस, अच्छा सुनो, एक काम था। ओफो, वो कह लगा के हंस पड़ी। वो काम तुम रहने दो। सोहा दिल हाथों में लेकर नहीं बैठी जो कोई आए और उड़ा के ले जाए। फिलहाल तो तुमसे बड़ा मामूली से काम है। एक लड़की है फारिया। सोहा सुनो तो। सबीका ने उसे मतवज्जो करने की कोशिश की मगर वो ज़रा सा रुख मोड़ के तिरछी हो गई और मज़ीद इन्हमाक से बात करने लगी। सबीका बेबसी से शीबा को देख के रह गई। वो बेचारगी से कंधे उचका के सोहा को देखने लगी। नहीं भाई, इतना ज़्यादा नहीं, इट्स टू मच। तुम तो मौके के इंतज़ार में रहते हो। और फिर एक और बेतकल्फाना कहका लगाने के बाद उसने कदरे संजीदा होते हुए कहा, ज़रा सा डरा देना बस बच्ची को, समझ जाएगी अगर अक्लमंद हुई तो। दैट्स ग्रेट। चंद लम्हों बाद फ़ोन बंद करके फातहाना नज़रों से उन्हें देखने लगी। कॉलेज में ये सब तो चलता रहता है सोहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? शीबा ने मलामती अंदाज में कहा। उसने मजाक किया, माना कि बड़ा चीप मजाक है। तुम्हारा गुस्सा समझ में आता है, लेकिन इसमें रूफी जैसे इंसान को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है।
मुझे तो उससे तुम्हारी फ्रेंडशिप भी पसंद नहीं, वो बड़ा क्रिमिनल माइंड पर्सन है। सबीका ने भी नापसंदीदगी जाहिर की तो वो उसके नाराज चेहरे को देखते हुए मुस्कुराने लगी। स्वीट हार्ट, पावर जहाँ से मिले इकट्ठी करनी चाहिए कि यहाँ जीने का एक ही ढंग अब तक कामयाब रहा है, पावर। रूफी से मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं है। इनफैक्ट वो ऐसा इंसान ही नहीं जिससे कोई भी दोस्ती कर सके। हाँ, वो ऐसा इंसान ज़रूर है जिससे दोस्ती के नाम पे उसकी ताकत और इख्तियारात को इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, और मैं यही कर रही हूँ। फारिया भी किसी मामूली फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। ये बात बहुत दूर तक जाएगी सोहा, अभी भी रोक लो रूफी को। जाने दो दूर तक। वैसे भी मुझे जल्दी ख़त्म हो जाने वाली ना बातें अच्छी लगती हैं ना आदतें। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गई। मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है, लोड करवा के आती हूँ, जस्ट कमिंग। और उसके जाने के बाद सबीका ने परेशानी से कहा था। सोहा दिन ब दिन उसे शायद कोई मुनासिब लफ्ज़ ना मिल रहा था या कहने से हिचकिचा रही थी। दिन ब दिन लोफर होती जा रही है। शिवा ने उसकी मुश्किल आसान की और उसे इस टेंशन में भी ज़ोर की हंसी आ गई। बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ लगा उसे, लोफर। डोंट से यार, रियली आई मस्ट से। ये वो सोहा लगती ही नहीं जो 4 साल पहले थी। 4 साल पहले वो एक स्कूल गर्ल थी। हम दोनों भी तो 4 सालों में इतने चेंज हुए हैं। ये चेंज नेचुरल है, हर एज के अपने तकाजे होते हैं। जिस तरह हम 13 साल की उम्र में रिएक्ट करते थे वैसा 16 साल की उम्र में नहीं करते, और जो थिंकिंग हमारी 16 साल की उम्र में थी वो अब नहीं है। मगर सोहा के अंदर जो चेंज आ रहा है, बल्कि आ चुका है, वो सिर्फ चेंज नहीं है, डिज़ास्टर है। और तुम लिख के रख लो, उसके साथ साथ हम भी किसी दिन बुरे फंसेंगे। वो शुरू से ही ऐसी है यार, बोल्ड, मनमोजी और रिस्की। बोल्डनेस और चीज़ है यार, थ्रिल किसे पसंद नहीं इस एज में। लेकिन लाइफ में थ्रिल पैदा करने के लिए कोई खुद को मुश्किल में डालना पसंद नहीं करता, और रूफी जैसे लड़के के साथ इतनी दोस्ती रखना निरी मुसीबत है। मुझे तो सोहा अब तक समझ में नहीं आई। कभी ऐसा लगता है जैसे इसमें इसकी उम्र से ज़्यादा अकल और समझ बूझ हो। अपना आप मुझे इसके सामने बिल्कुल बच्चा लगता है, और कभी ऐसी चाइल्डिश हरकतें। फारिया ने एक शरारत की, बल्कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये शरारत उसके ग्रुप की थी या किसी और की शामत आई है, जो उसने सोहा को प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले जाने की हरकत कर डाली। और इस बात पे वो फारिया का केस रूफी तक को दे बैठी है। यार, खुद हैंडल कर लेती, बदले में कोई ऐसी ही शरारत। चलो कोई लड़ाई झगड़ा ही सही, थोड़ा बहुत हम भी साथ दे देते। ये बात मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो पावर का इस्तेमाल कर रही है। रूफी की सूरत में उसे ऐसी बहक मिली है कि अब पावर का खेल जी भर के एंजॉय करना चाहती है। टू हेल विद रूफी। वो उकता के खड़ी हो गई। मैं तो सख्त बोर हो गई हूँ इन बेकार लड़कों से। एग्जैक्टली, अब तक के 6 तजर्बे ये बताते हैं कि बॉयफ्रेंड सिवाय टेंशन और ख्वारी के कुछ नहीं देते। तो फिर? उसने शरारत से उसे देखा। तौबा कर लोगी। अब मैं बॉयफ्रेंड या लवर पे डिपेंड नहीं करूँगी, कोई फियांसी होना चाहिए यार। वो दोनों साथ साथ चलते गेट की तरफ बढ़ने लगी। तो कर लो यार कोई मंगनी शंगनी। ना, पहले तुम। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी फ्रेंड मेरे फियांसी पे बुरी नज़र रखे। हाँ, अगर वो पहले से इंगेज हो तो ये ख़तरा टल सकता है। और जब सोहा बैलेंस लोड करवा के वापस अपनी मखसूस जगह तक आई तो ग्राउंड में उसका बैग और फोल्डर रखा था। सबीका और शिबा दूर, बहुत दूर जाती नज़र आ रही थी। ब्लैक चुस्त कैपरी और स्लीवलेस प्रिंटेड टॉप में वो 100% वही थी। अगरचे असगर ने उसकी एक ही झलक देखी थी, मगर वो यकीन से कह सकता था कि वो वही है। और यकीन होने के बावजूद बेयकीनी की कैफियत इसलिए थी कि उसके साथ जो भी था और जिस अंदाज में था वो इस काबिल न था कि असगर बग़ैर हिचकिचाए उसके वही होने का इतराफ़ कर लेता। 1 मिनट रोकना ज़रा, उसने ड्राइवर से कहा, मगर फिर उसे फ़ौरन ही अंदेशा हुआ कि जो मंजर उसने देखा है वो अगर उस ड्राइवर ने भी देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी 2 कौड़ी के मुलाजिम के सामने। चलो, उसने घबरा के फ़ौरन ही उसे गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा, मगर गर्दन मोड़ के पीछे देखा ज़रूर। अगरचे उसकी पुश्त असगर की जानिब थी, मगर एक हाथ से सिगरेट के कश लगाती, दूसरा हाथ साथ चलते हुए उस ओबाश से नज़र आने वाले नौजवान के कंधे पे बेतकल्फ़ी से मारती
उस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होती वो बिल्कुल वही नज़र आ रही थी, और ये शहर के पोश एरिया की मसरूफ़ तरीन रोड पे बना महंगा तरीन और डेटिंग के हवाले से बदनाम ज़माना, ये मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट था। रोको, उसने बेताबी से फिर कहा। जी साहब, खैरियत? अब की बार ड्राइवर भी चौंका। कुछ नहीं, वो सिगरेट, सामने स्टोर से सिगरेट लाना। ये तो मेडिकल स्टोर है साहब, यहाँ से सिगरेट कैसे मिलेंगे? वो ज़रा आगे जो स्टोर है वहाँ। नहीं, असगर यहाँ से हिलना नहीं चाहता था। यहाँ से वो रेस्टोरेंट चंद कदम के फासले पर था, और उसके होने की तस्दीक के बाद वो, तुम जूस लेकर आओ। ड्राइवर पैसे थाम कर उतरने लगा। और सुनो, अपने बच्चों के लिए जूस का कार्टन और टॉफ़ियों के पैकेट भी ले लेना। ये एहतमाम उसे स्टोर में कुछ देर और रोकने के लिए था। हेलो, उसके कार से निकलते ही असगर ने घर का नंबर मिलाया। क्या है? रीना की सोई सोई सी आवाज़ सुनाई दी। ये कौन सा वक्त है सोने का? वो झंझलाया हुआ लग रहा था। तुमने वक्त पूछने के लिए फ़ोन किया है? वो उससे बढ़ के झुंझलाई हुई आवाज़ में बोली। सोहा कहाँ है? कॉलेज में होगी, और कहाँ? तुम्हें पक्का पता है वो कॉलेज में है? उसके चुपते लहजे और घबराए अंदाज पे रीना चौंकी। सारी नींद भक्त से उड़ गई। क्या मतलब? नंबर कौन सा है आजकल उसका? सोहा को चूंकि आए दिन अपना सेल नंबर चेंज करते रहने की आदत थी, इसलिए असगर ने पूछा। मैंने उसे अभी अभी एक होटल में जाते देखा है। ओहो, तो इसमें तुम्हें क्या मुसीबत है? गई होगी दोस्तों के साथ। पहली बात तो ये कि ये कॉलेज का वक्त है, पढ़ने के बजाय वो होटलों में क्यों फिर रही है? दूसरी बात ये कि मैंने उसे एक लड़के के साथ अंदर जाते देखा है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो होटल बदनाम ज़माना है, लफंगू वाला। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, रीना ने संभल कर कहना चाहा, मगर वो बिफरा हुआ था। सारी तब्दीलियां एक तरफ, मगर उसके अंदर का रवायती मिडिल क्लास मर्द अभी तक वही था। मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगा? आजकल सभी लड़कियां एक जैसी लगती हैं। अच्छा बताओ, उसने क्या पहना था? रीना उससे बड़े रिलैक्स अंदाज में पूछ रही थी, मगर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तुमने उसे ढंग के कपड़े पहनने सिखाए ही कब हैं? कब का रुका हुआ, दिल में दबा हुआ ये शिकवा भी मौका मिलने पर बाहर आ गया। कसी हुई पैंट काले रंग की, और शर्ट फूलों वाली थी, बड़े बड़े लाल पीले फूल। तुम नंबर दो उसका, मैं अभी। नंबर मैं दे देती हूँ, लिखो। रीना ने उसका मौजूदा सेल नंबर लिखवाया, फिर भरपूर चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा। एक मिनट, मुझे याद आया, अभी नींद में मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो मुलाजमा को नाश्ते का कह रही थी, और शायद अपने सर दर्द का बता रही थी। यानी वो तो कॉलेज गई ही नहीं, मेरा मतलब है घर पे ही है। तुम ज़रा रुको, मैं देख के आती हूँ। वो रिसीवर एक जानिब रख के अपने कमरे में गई और सोहा का नंबर अपने सेल फोन से मिलाया। यस मामा, दूसरी जानिब से उसकी बशाशत से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम ब्लैक ट्राउज़र और फ्लोरल शर्ट में हो? समथिंग सीरियस मामा? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी। हाँ। और किसी रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो? सोहा लम्हा भर के लिए चुप हुई, फिर साफ गोई से बताने लगी। नॉट एग्जैक्टली, बट यस, आई मीन वो बॉय है और फ्रेंड भी, मगर इन मानों में बॉयफ्रेंड नहीं जिनमें आप समझ रही हैं। ये मतलब अपने मॉम को नहीं, अपने चाचू को भी समझाना स्वीटी। व्हाट, चाचू? वो हल्का सा चिल्लाई। सबसे पहले मेरा फ़ोन बंद होते ही अपना सेल ऑफ करो, और जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचो, मगर MM आलम रोड की बजाय किसी दूसरे रास्ते से। हरी अप। फ़ोन बंद करके वो असगर के फ़ोन की जानिब आई। कमाल करते हो तुम असगर, परेशान करके रख दिया तुमने। वो बेचारी तो सर दर्द लेकर बैठी है अंदर कमरे में, मुलाजमा उसका सर दबा रही है, बता रही है कि अभी अभी टैबलेट ली है, और सर दबवाते दबवाते आँख लग गई है। अच्छा, मगर मैंने तो वो बिल्कुल वैसी ही। बस भी करो। अब रीना उसे लताड़ने का पूरा हक रखती थी। अजीब सोच है तुम्हारी, बेटी पे शक कर रहे हो। उसे पता चला तो कितना दुख होगा बेचारी को। खुदा का वास्ता है अपने आप को बदलो। मैं तो हार मान चुकी हूँ, मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए ही खुद को बदल लो। अच्छा, ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो शर्मिंदा तो था, मगर अभी तक उलझा हुआ था। बेटियों का ध्यान रखना ही पड़ता है, ज़्यादा लापरवाही अच्छी नहीं होती।
तुम मुझे पट्टियां पढ़ाने के बजाय खुद अकल से काम लो। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया, मगर इतनी देर में सोहा वहां से निकल चुकी थी। कौन था वो लड़का? रीना ने गोद में सर रख के लेटी सोहा के बिखरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। वही जिसके साथ देखा था असगर ने तुम्हें। किसके साथ देखा था? तंग मत करो सोहा, मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। माँ हूं मैं तुम्हारी, बताओ कौन है वो जिसके साथ आज तुम थी? मैं किसके साथ थी? वो जरा सा बिस्तर से उठी और हैरत से रीना को देखने लगी। क्या हो गया है मम्मा आपको? मैं तो आज सारा दिन घर से निकली ही नहीं, इतना तो सर में दर्द था। उसने बेहद संजीदगी से कहा, मगर शरारत उसकी लश्कारे मारती आंखों से फूटी पड़ रही थी। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊं? रीना ने प्यार से उसके एक धप लगाई। सीधी तरह बताओ, कौन है वो? क्या करता है? रूफी है, और क्या करता है क्या नहीं करता ये जानकर आपको क्या मिलेगा? इससे पहले मेरे किसी दोस्त के बारे में इतनी इंक्वायरी तो नहीं की आपने। वो दोबारा से लेटकर च्युइंगम चबाने लगी। मुझे ये दोस्त जरा स्पेशल किस्म का लग रहा है। पसंद करती हो उसे? कुछ खास नहीं। क्या मतलब? फिर दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं कि 100% पसंदीदगी भी हो, और मुझे शीबा और सबीका की भी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। देखो सोहा, मुझे बनाओ मत। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं जैसे सबीका और शीबा हैं। क्यों मम्मा, आप लोग ये क्यों समझते हैं कि अगर लड़का और लड़की मिलते हैं तो ज़रूर उनमें कोई अफेयर ही होगा? इसलिए कि तुम्हारी बाकी फ्रेंड्स यहाँ हमारे घर पे भी बिला रोक टोक तुमसे मिलती हैं, और तुम भी जाती हो। लेकिन रूफी आज तक ना घर आया, ना तुमने मिलवाया, और हमेशा वही चीज़ छुपाती हो जो छुपाने वाली हो। अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त होता तो ये दोस्ती होटलों में छुपकर मिलने तक कैसे पहुंची? मैं छुपकर नहीं मिलती रूफी से। हाँ, ये नहीं चाहती थी कि चाचू उससे मिले। आपको पता तो है चाचू का। ऊपर से रूफी भी ज़रा रूड और बदलिहाज सा है, बेकार में कोई तलखी हो जाती। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? रीना ने उसकी आंखों में झांका। ट्रस्ट मी मम्मा, मैं आपसे कुछ कैसे छुपा सकती हूँ? छुपाना भी मत, रीना ने सख्ती से कहा। ये याद रखना, मुझसे ज़्यादा कोई तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है, ना कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाह सकता है। न जाने कौन सा एहसास था जो उसे ये याद दहानियाँ कराते रहने पे मजबूर करता था। पता है मुझे। उसने रीना के हाथ की पुश्त पे एक बोसा दिया। और एक बात और कहूँगी, मर्द चाहे दोस्त बने चाहे कुछ और, औरत से करीब होता है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, और दूर होता है तब भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इस पास आने और फिर दूर जाने के खेल में औरत कितनी किरचियों में तकसीम होती है। इसलिए मोहतात रहना। ओ प्लीज़ मामा। वो इस बेवक्त के लेक्चर से उकताहट महसूस करने लगी। और ख़ास तौर पे उस मर्द से तो बहुत ही मोहतात रहो जो तुम्हें बहुत इज्जत देता हो। क्यों? लापरवाही का मुजाहरा करती वो अचानक इस बात पे चौंक उठी। क्योंकि ये सबसे मोहलक और कारीवार होता है। रीना की थकी मांदी आंखों में एक शोला लम्हा भर को उबर के मादूम हो गया। वो अस्पताल में थी और तुमने मुझे इन्फॉर्म करना तक मुनासिब नहीं समझा? जाफर महमूद मदीहा पर चिल्ला रहा था। और अगर कर देती तो आप क्या कर लेते? व्हाट डू यू मीन, क्या कर लेता? मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज्ड है और मैं बेखबर रहूं, जाहिर है मैं फ़ौरन आ जाता। यही तो मैं कह रही हूँ कि आ जाते तो आके भी क्या कर लेते? कौन सा कोई बहुत सीरियस बात थी? रात भर जो इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा तो सिर्फ मेरे कहने पे, मेरी तसल्ली के लिए, वरना कोई ख़ास बात नहीं थी। कौन सा डॉक्टर था? मैं बात करूँगा, ज़रा डिटेल से पता करता हूँ कि इसे हुआ क्या था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बिगड़ने लगी। नहीं चाहती थी कि जाफ़र को डॉक्टर से ये पता चले कि तहरीम किसी जहनी दबाव का शिकार थी, वरना बात खुलती तो खुलती ही चली जाती, और जाफ़र महमूद जो अभी एक फ़िक्रमंद बाप की तरह बिहेव कर रहा था, फिर एक कमज़र्फ शोहर की तरह उनकी तरबियत को इल्ज़ाम दे रहा होता। आपको मेरी बात से तसल्ली नहीं हो रही तो जाके देख लें उसे, ठीक ठाक है वो। आजकल की लड़कियों को डाइटिंग के नाम पे फाके करने का जुनून है, ऐसा ही कोई चक्कर था। कमज़ोरी हो गई और बीपी भी लो हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। चंद दिन आराम करेगी, खाए पिएगी, दवा बाकायदगी से लेगी तो ठीक हो जाएगी।
मुझे एक ख्याल और भी आ रहा है। क्या? कहीं इसकी इस हालत की वजह किसी किस्म का डिप्रेशन तो नहीं? जाफर के अंदाजे पे वो चुप की चुप रह गई। उसका अंदाज़ा इतना गैर मुतवक्को था उनके लिए कि वो फौरी तौर पे तरदीद भी ना कर सकी। कैसा डिप्रेशन? ज़रा संभल के वो टालने लगी। उसे भला क्या परेशानी होगी? वही उन वाहियात औरतों का आना और फिर रिजेक्ट करके चले जाना। जाफर ने झिझकते हुए दिल की बात कही। कितना मुश्किल लगता है अपनी औलाद के लिए ये इतराफ़ी बयान कि कोई उसे मुस्तरद भी कर सकता है। पहले मैं भी ये समझता था कि शादी ही लड़कियों की ज़िंदगी का वाहिद मकसद नहीं होती। ठीक है, होनी चाहिए, बल्कि ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर वो वक्त किसी वजह से आ नहीं रहा तो इसे सर पे सवार नहीं करना चाहिए, मसला नहीं बनाना चाहिए, ना अपने लिए ना बेटी के लिए। लेकिन अब सोचता हूँ कि तहरीम जैसी लड़कियों की जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। तहरीम जैसी लड़कियों से क्या मुराद है आपकी? मदीहा ने तल्खी से पूछा। बाकी सबकी तरह वो भी बखूबी आगाह थी कि तहरीम हूबहू उनका दूसरा रूप है, यानी ऐसी लड़कियां जिनकी दिलचस्पी का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ घर हो, वरना चाहती तो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकती थी, कहीं जॉब कर सकती थी, खुद को मसरूफ़ रखने के लिए, और कुछ नहीं तो वक्त गुजारी के लिए लड़कियां कई शौक़ रखती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ वगैरह। मगर इस तरह सारा दिन घर पे बेमकसद रहना डिप्रेशन को दावत देने वाली बात है। हाँ शायद। वो जाफ़र का ध्यान दूसरी जानिब लगाने में कामयाब होकर रिलैक्स सी हो गई। हम सारे ख़ानदान से कटकर भी तो बैठे हैं, वरना ऐसे मामलों में रिश्तेदारियां बहुत काम आती हैं। आना जाना हो तो रिश्ते की बात भी कहीं ना कहीं चल निकलती है। अरसे बाद वो मदीहा के साथ इस तरह कोई बात कर रहा था, वरना एक छत के नीचे रहने वाले दो अजनबी थे दोनों। ऐसे अजनबी जो नामालूम वजूह की बिना पर एक दूसरे को खामोश मगर नागवार से घूरते हुए उलझने का बहाना ढूंढते रहे। और सारी बरादरी से कटकर रहने का फ़ैसला किसका था? मदीहा को शायद उसका नॉर्मल अंदाज में बात करना पसंद नहीं आया, इसलिए सुलगते लहजे में पूछा। मेरा। जाफ़र ने खिलाफ़े आदत तहम्मुल से कहा। मैं मानता हूँ वो फ़ैसला मेरा था, तब भी वो फ़ैसला मैंने बच्चों की बेहतरी के लिए किया था और अब भी। नहीं, मदीहा ने उसकी बात काटी। आपने वो फ़ैसला औलाद के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए किया था। मदीहा तुम। वो तिलमिला उठा। बात पूरी करने दे मुझे। बच्चियों की तालीम के लिए हम यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। ये मुतालबा मैंने बड़ों के सामने पेश किया था, और वो भी सिर्फ आपके भरम के लिए। और आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि आज तक सारा ख़ानदान, हत्ता कि हमारी बच्चियाँ भी यही समझती हैं कि ये इकदाम मेरी ख्वाहिश के नतीजे में अमल में लाया गया। बस तुम एहसान जताती रहना अपना, कभी माँ बन के मत सोचना। मदीहा, खुदा का वास्ता है मेरे माजी को छोड़ दो और बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अपना हाल, माजी और मुस्तकबिल तुमने खुद बर्बाद किया है मदीहा। मैं जब भी तुम्हारी जानिब बढ़ा, तुमने कच्चे चिट्ठे खोल कर मुझे पेशकदमी से रोक दिया। तुम अब भी यही कर रही हो। हालांकि इस बार मैंने तुमसे मुसालहत का करवा घूंट अपनी बेटियों की वजह से भरा था। मैं लाहौर में सेटल होना चाहता हूँ। क्या? वो हैरान रह गई इस अचानक फ़ैसले पे। मगर क्यों? बार बार नई जगह पे सेटल होना आपको खेल लगता है? बार बार? आज से 10-12 साल पहले हम गाँव से इस्लामाबाद सेटल हुए थे। अब मैं लाहौर शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि गाँव में कोई रहा ही नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा। सब करीबी रिश्तेदार लाहौर में सेट हो गए हैं। मेरा बिजनेस इस नौयत का है कि मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से उसे लाहौर में मुंतकिल करने में। तुम अपनी बात करो। और मदीहा सोच में पड़ गई। मुझे लगता है जो हो रहा है बेहतर है, तकदीस ने उसका बीपी चेक करते हुए कहा। गुड, ये हुई ना बात। बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे ही रिलैक्स रहा करे। उल्टी सीधी सोचों को अपने आसपास ना भटकने दे। फिर देखें, 2-3 दिन की बात है, बिल्कुल ठीक होंगी आप। पापा ने लाहौर जाने का फ़ैसला क्यों किया तकदीस? तहरीम ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए परेशानी से पूछा। कहीं मामा ने उन्हें? नहीं, मैं उनका सामना कैसे करूँगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ आपी, मामा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। नहीं, तुम या तो मुझसे छुपा रही हो या तुम्हें खुद भी इल्म नहीं होगा।
हो ना हो ऐसी ही बात है, इसीलिए पापा हम सबको यहाँ से ले जा रहे हैं। मेरी गलती की सज़ा तुम सबको। वो रोने लगी तो तकदीस जिच हो गई। अभी वो उसका बीपी नॉर्मल होने पे शुक्र अदा कर रही थी और अभी वो फिर से एक फिक्र पाल बैठी थी। कैसी सज़ा? लाहौर जा रहे हैं हम, कोई काला पानी तो नहीं भेजा जा रहा, और इस्लामाबाद भी कोई रहने की जगह है। चले, मैं आपके पसंदीदा शहर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करती, लेकिन ये तो आपको भी पता होगा कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा नहीं, यानी पैदा ही नहीं हुआ। हमने लाहौर देखा तो है, मतलब पैदा तो हुए हैं, मगर होश नहीं संभाला। अब होश संभालने वहाँ जा रहे हैं। ततहीर ने आकर बात संभाली। और मुझे तो इतना शौक था कैनियट कॉलेज में जाने का। चलो इसी बहाने ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और संडे के संडे चिड़ियाघर का भी चक्कर लग जाया करेगा। लिबर्टी के गोलगप्पे, अनारकली की फ्रूट चाट, मज़े ही मज़े। और एक बात और भी है आपी। ततहीर के ढेर सारे प्लस पॉइंट्स गिनवा देने के बाद तकदीस ने भी एक पॉइंट उठाया। वहाँ मामा और पापा के बहुत से रिश्तेदार हैं, मामू का घर भी वहीं है। मुझे लगता है वहाँ जाने के बाद मामा मिलने मिलाने में बिजी रहा करेंगी तो उनका ध्यान बटेगा। उनके और पापा के दरमियान हर वक्त जारी टेंशन में कमी होगी। एक तो लोग ख्वाब बहुत देखते हैं, ततहीर ने बज़ाहिर हंस के तंज किया, मगर उस तंज में कितना कर्ब पोशीदा था ये वो दोनों अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। और ख्वाब भी वो जो देखे जाने की पदाश में आंखों में खार ही खार बिछा जाते हैं। तहरीम होले से बड़बड़ाई। आपी प्लीज़। तकदीस ने उसका हाथ दबाया। आप भूल क्यों नहीं जाती ये सब? और वैसे भी वो शख्स याद रखे जाने के काबिल भी नहीं था। मुझे वो शख्स नहीं, अपनी गलतियां नहीं भूलती। अब सोचती हूँ तो हैरत होती है, कैसे किस तरह मैं उस घड़े में गिरती चली गई, झूठ दर झूठ बिछे उस जाल में फंसती चली गई। मेरा शौर कहाँ सो गया था? मैं इतनी बेवकूफ़, इतनी आकबत नाअंदेश तो न थी तकदीस। कसूर उसका नहीं, मेरा था। अगर मेरी शख्सियत मजबूत होती, मुझे अपनी इज़्ज़त का पास होता, अपना और अपने ख़ानदान का वक़ार अजीज़ होता, तो मैं कभी उसे उसके इरादों में कामयाब ना होने देती। बर्बादी कभी चाह के नहीं मांगी जाती आपी, चाहे वो ख्वाबों की हो, चाहे तवक्कुआत की हो। आप खुदा के लिए ख़ुद को मुजरिम समझना छोड़ दें। किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है, और आपकी गलती सिर्फ यहीं तक महदूद है। इसके आगे जो कुछ भी गलत हुआ वो दूसरी जानिब से हुआ। नहीं तकदीस, ये मेरी गलती है। मामा ठीक कहती थी, मर्द कभी भरोसे के लायक नहीं होता, और मैंने एक मर्द पे भरोसा करने की गलती की। फॉर गॉड सेक आपी, हमारे पापा भी तो मर्द हैं, क्या आप और मैं उन पे भरोसा नहीं करते? करते हैं, मगर हम अपने पापा पे भरोसा करते हैं, किसी मर्द पे नहीं। हमारे लिए वो मर्द नहीं है तकदीस। हाँ, वो मामा के लिए हैं, और मामा ने उन पे भरोसा किया था। बताओ क्या मिला उन्हें इस भरोसे के बदले? इस सवाल पे उसे गहरी चुप ने घेर लिया। तहरीम उसकी खामोशी को उसका लाजवाब होना समझते हुए एक गहरी सांस भर के रह गई। पता है तकदीस, मैंने मम्मा को कहते सुना था कि वो ज़रा सा हिचकिचाई, फिर जी कड़ा करके कह दिया। वो कह रही थी कि पापा का किया उनकी बेटियों के आगे आ रहा है। इस बात पे उसने तड़प के तहरीम को देखा। मम्मा का कहना है कि पापा ने भी ऐसे कितने ही दिल तोड़े हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और बेटियों के वजूद को छुपा के ऐसे कितने ही धोखे दिए हैं, और अब वो बद्दुआएं पीछा करते करते हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। मामा तो, वो सर झटक के रह गई। उसे हकीकतन इस बात से बेहद तकलीफ़ हुई थी। वो आज तक माँ बाप की इस जंग से ये नतीजा अखज़ ना कर पाई थी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कभी उसे माँ के आंसू सच्चे लगते और दिल बाप के ख़िलाफ़ गिले शिकवों से भर जाता, और कभी ऐसा लगता जैसे माँ ने बिला वजह की बदगुमानियों का एक घना जंगल अपने इर्द गिर्द बुन रखा है। मुझे बहुत डर लगने लगा है तकदीस, मेरे साथ जो हुआ वो तो हो गया, मुझे तुम्हारे और ततहीर के लिए बहुत डर लगने लगा है। फजूल बातें ना सोचे आपी, मामा की तो आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहम ना करें और चुपचाप दवा लेकर लेट जाएं। शाबाश। उसने तहरीम को बहला दिया, मगर ना चाहते हुए भी उसका दिल अनगिनत अंदेशों से भरता जा रहा था। तो ये थी एपिसोड नंबर 18। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो फिर जल्द ही मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।